नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश चेलक स्वागत करता हूं आप सभी का सीजीपीएससी मेंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज से हम एक नया विषय शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पेपर 7 पार्ट 1 कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। यह पेपर सीजीपीएससी मेंस में 75 नंबरों के लिए शामिल है। तो कौन सा पार्ट स्टार्ट करें? पेपर 7 और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 जिसका नाम है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। यानी कि दोनों ही चीजों को शामिल किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और इन दोनों से संबंधित अधिनियमों को इस सिलेबस में यहाँ पर जोड़ा गया है। तो सरल भाषा में कहा जाए तो इस पेपर से, इस खंड से ध्यान रखना, कुल कितने अंक होंगे? तो कुल 75 अंक। कुल अंक यह है 75 अंक का। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो पहला आपको समझ आएगा कि सीजीपीएससी में 7 पेपरों में बटा हुआ है, 7 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। 7वां जो प्रश्न पत्र है जिसका नाम हम देखें, पार्ट 1 का नाम देखें तो कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून है। यह 75 अंक के लिए रहेगा। अब हम बात करें कि यह जो 75 नंबर का पेपर है ये कितने खंडों में बटा हुआ है, यानी कि ये इसमें जो सिलेबस हम देखते हैं तो कितने प्रकार के हमको सिलेबस दिखता है। तो 3 तरह के इसमें डायमेंशन शामिल है। ये कितने भागों में बटा हुआ है 75 नंबर? तो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है इसे हम कह सकते हैं केंद्रीय स्तर के अधिनियम। केंद्रीय स्तर के अधिनियम और इनमें हमको 10 तरह के, लगभग कितने 10 अधिनियम का सिलेबस में उल्लेख है, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हो गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हो गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया। तो ऐसे कितने अधिनियम? तो लगभग 10 तरह के अधिनियम इसमें शामिल यहाँ पर दिखेंगे। सेम वहीं पर राज्य स्तर के, नेक्स्ट आएगा राज्य स्तर के अधिनियम। राज्य स्तर के अधिनियम और इनके नाम क्या है, कौन कौन से अधिनियम है, इनको यहाँ बताया नहीं गया है। जैसे हम इसमें शामिल करते हैं टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है, छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास का अधिकार अधिनियम है, इसके अलावा हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। ठीक, तो उन सारे अधिनियम जो महत्वपूर्ण है, जैसे भू राज्य संहिता अधिनियम है। ठीक, तो उन अधिनियमों की चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और फिर आता है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक, इसका छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शासकीय योजनाएं, ये शासन की योजनाएं। ठीक, तो ये 3 खंडों में बंटता है ये जो पेपर है। ठीक है, तो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून है, कितने खंडों में अपने आप में बटा हुआ है? तो 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है उसे हम केंद्रीय अधिनियम कह सकते हैं, दूसरे को राज्य स्तरीय अधिनियम कह सकते हैं, और तीसरे को बोलेंगे राज्य के प्रमुख जो है योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं? तो इनको हम देखें तो इसमें पढ़ेंगे आगे, जब क्लास आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा जो रहेगा इसमें कृषि आधारित हो सकता है, ये कृषि वाला हम पढ़ेंगे। उद्योग आधारित कौन कौन से हैं, सेवा आधारित कौन कौन से हैं। ठीक, तो कृषि में कृषि सिंचाई के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं। उद्योग में उद्योग कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, या कह सकते हैं उद्योग लगा रहा है, तो भाई किस क्षेत्र में उद्योग लगा रहा है, उद्योग जो है किस क्षेत्र में लगा रहा है, लघु उद्योग में लगा रहा है, सूक्ष्म वृहद उद्योग लगाया जा रहा है। तो उन उद्योगों पर आधारित कौन कौन से स्कीम हैं, या कह सकते हैं कौशल प्रशिक्षण वाला कौन कौन से है, कौशल प्रशिक्षण वाला कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टार्टअप वाले कौन कौन से हैं। ठीक, सेवा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या स्कीम है, स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है,
ठीक है। इस कृषि में क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, बिजली के लिए क्या चलाया जा रहा है, ठीक है। तो सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, उर्वरक हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है। ये बीजों अदला बदली हो गया, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स है, तो शिक्षा यहाँ पर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संचार भी कह सकते हैं, यहाँ पर पेयजल भी कह सकते हैं, पेयजल है, ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण है। तो इन सभी से आधारित जो योजनाएं होंगे इनको इस वाले पार्ट हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला क्या है पेपर 7, तो पेपर 7 का पार्ट जो 1 है उसका नाम है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। अब ये जो 75 नंबर है, ये 75 नंबर कहाँ से आएंगे, तो इन 3 आयामों से आएंगे, केंद्रीय स्तर के अधिनियम, राज्य स्तर के अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य क्या जो योजनाएं हैं इनको हम बेसिकली इस पूरे पेपर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से सवाल कितने कितने नंबर के आएंगे उनको भी जान लीजिए। तो अन्य विषयों के समान चूंकि 75 नंबर का है तो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक, 4 8 नंबर का आएगा, 10 का नहीं आएगा, सीधे से कितना 15 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2 है, 4 है, 8 है और 15 अंक के प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब प्रश्न हम देखें जो है तो यहाँ पर कहाँ से ज्यादा आते हैं, तो बेसिकली ध्यान में केंद्रीय स्तर जो अधिनियम है और छत्तीसगढ़ राज्य की जो योजनाएं हैं इन 2 पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस पेपर का खासियत ये भी है कि यहाँ से कई बार जो है इससे जुड़े जो टॉपिक है इस के सिलेबस से, इस पार्ट के सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक कई बार निबंध में 50 नंबर के लिए भी आ जाता है। जैसे क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक अधिनियम आता है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। तो यहाँ पर तो एक हम उसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को निबंध में 50 नंबर के लिए भी आ गया है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, यहाँ पर हम योजना को पढ़ेंगे और वही क्या होता है हमारा 50 नंबर का निबंध आ रहा है, ठीक। तो कहने मतलब ये है कि ये जो पेपर पार्ट 1 है, खासकर पेपर 7 पार्ट 1 है, ये हमारे निबंध के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। तो हम उन आयामों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को डिस्कस यहाँ पर करेंगे जो है। तो चलिए आज इस पेपर का जो पहला सिलेबस में जो नाम लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, वह भारतीय समाज है। तो अब हम जब इसके बारे में चर्चा कर लिए, बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर ले लिए, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक वह है भारतीय समाज। भारतीय समाज, तो हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है जो डाला गया है, इसमें जोड़ा गया है, वह है भारतीय समाज। भारतीय समाज, तो हम सीधे सीधे भारतीय समाज में पहुंचे उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर समाज किसको कहते हैं। और समाज जब हम समझ में आ जाएगा, समझ जाएंगे, चर्चा कर लेंगे, तो भारतीय समाज क्या होता है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं समाज किसे कहा जाता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए, केवल लोगों की उपस्थिति को समाज नहीं कहेंगे। केवल एक जगह विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में लोग इकट्ठे हैं, उपस्थित हैं, तो केवल उनकी उपस्थिति ही समाज नहीं कहलाएगा जब तक उन लोगों के बीच में कोई अंतः क्रिया ना हो, कोई विचारों का आदान प्रदान ना हो, बातचीत ना हो, लेन देन ना हो, तब तक उसे समाज नहीं कहा जाएगा। तो लोगों के उपस्थिति के साथ साथ उनके बीच पाए जाने वाले अंतः क्रियाओं के परिणाम को कहा जाता है समाज कहते हैं। तो आप बहुत ही सिंपल सा अर्थ इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोगों की उपस्थिति, केवल केवल लोगों की, केवल लोगों की उपस्थिति, लोगों की उपस्थिति, उपस्थिति, केवल लोगों की उपस्थिति ही समाज, केवल लोग उपस्थिति ही समाज नहीं होती, नहीं होती, बल्कि नहीं होती, बल्कि बल्कि उनके बीच, बल्कि उनके बीच, उनके बीच पाए जाने वाले, बीच पाए पाए जाने वाले, पाए जाने वाले अंतः क्रियाओं, अंतः क्रियाओं, क्रियाओं का परिणाम, परिणाम समाज होता है, समाज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि हम क्रिकेट के ग्राउंड को एग्जाम्पल रूप में ले सकते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में, ठीक है, क्या ऐसा संभव है क्या केवल और केवल जो है बैट्समैन आ गए हैं, ठीक है, ओपनर उतरे हुए हैं, बॉलर बॉल फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन जो दर्शक दीर्घम लोग बैठे हुए हैं कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, कोई उसमें चीयर अप नहीं किया जा रहा है, कोई आउट या 6 रन 4 रन या अपने खुशी को व्यक्त नहीं कर रहा है, क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं लोग, अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए चीयर अप करते हैं, खुशी जताते हैं। अगर आप क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है, अगर टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पूछता है समझ में आया कि नहीं आया, वहाँ किसी डाउट तो पूछते जाते हैं स्टूडेंट जो है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने लायक भाषा में कोई बातचीत करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाता है, ठीक है, तो इससे कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। तो लोग जहाँ आपस मिलते हैं, विचार आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इन सभी से एक नई व्यवस्था बढ़ती है, उसे कहा जाता है समाज कहते हैं। अब जब अंतःक्रिया होंगे तो क्या होगा, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ जाइए। तो अंतःक्रिया के परिणाम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे उदाहरण कैसे बताएंगे आप? उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखिए, आप समझ जाइए कि यहां पर आप यात्रा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। एक उदाहरण है यात्रा का, एक उदाहरण है, ध्यान रखना है, यात्रा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? पहला नंबर 1 का उदाहरण 1। उदाहरण 2 क्या है? उदाहरण 2 में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो मान लो कोई विवाह का रिसेप्शन में आप गए हैं, शादी का रिसेप्शन है, क्या है? रिसेप्शन में आप गए हैं। तो हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? कोई यात्रा कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? शादी का रिसेप्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिसेप्शन चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप यात्रा करते हैं, कहाँ से जी? मान लीजिए आप रायपुर से कहाँ रहे हैं? बिलासपुर आ रहे हैं। रायपुर से बिलासपुर आ रहे हैं। मान लीजिए आपको ट्रेन से आना चाहते थे, आप ट्रेन से आना चाहते थे, लेकिन ट्रेन में इतना भीड़ था, ट्रेन कैंसिल हो रहा था कि आपने बस से यात्रा, किससे स्टार्ट की? बस से आपने यात्रा स्टार्ट की, ठीक है। तो आप रायपुर से, ध्यान रखना, रायपुर से कहाँ आ रहा है गाड़ी जो है? बिलासपुर आ रहा है। कैसा आ रहा है? बस से आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, आप जिस चेयर में, आप जो बस के जिस सीट में आप बैठे हैं, उस सीट का बाजू वाला जो सीट क्या है? खाली है। इसी बीच थोड़ा सा जैसे गाड़ी आगे बढ़ता है, लगभग 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो दूसरा व्यक्ति आके आपके बगल में बैठ गया, फिर कुछ टाइम बाद वो उतर भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली है कि भाई आप आधा से 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा बीत गया, गाड़ी चल ही रहा है, ठीक। इस बीच फिर से आपका सीट खाली हो गया। इस बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां पर आके आपके बगल में बैठती है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं उससे बात करूं, ठीक है। वो भी आपसे बात नहीं कर रही, आप भी उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो क्या वहां पर आपके साथ आके बैठी गई है लड़की जो है, तो क्या वहां पे कोई इंटरेक्शन हो रहा है? क्या उसे अंतःक्रिया कहा जाएगा? क्या नहीं कहा जाएगा? क्यों? आपने बात वहां पर स्टार्ट नहीं की है, या सामने वाले ने भी आपसे बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बातों का होना, विचारों आदान प्रदान होना यहाँ पर आवश्यक है। अब चलो, अब क्या हुआ भाई, थोड़ा 15 किलोमीटर और आगे बढ़ा, तो अब आपने सोचा भाई कुछ तो बात किया जाए, इतनी खूबसूरत लड़की है, तो आपने बात करना स्टार्ट किए। तो दोनों बीच क्या है? अब बातचीत होना स्टार्ट हो गया, और ऐसी भाषा में बात की जा रही है, सामने वाले समझ में आ रहा है, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, तो ऐसे में उसे कहा सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाएगा। अब बात ही बात में क्या हुआ? अब बात ही बात में क्या किए आप लोगों ने, ठीक है, आप लोग अपने इच्छा, आप करना क्या चाहते हैं, इन फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, वर्तमान में, फ्यूचर, करंट में एंड फ्यूचर में क्या करने वाले, इस पर आपने लोग डिस्कस किए, ठीक है। और इतना अच्छे से हमें बात किए, दोनों में स्पष्टता थी आप लोगों की बातों में, और करना क्या चाहते हैं उसको लेकर क्लियरिटी था। इनको देखते हुए, ठीक है, इनको देखते हुए क्या हुआ? इनको देखते हुए बात ये हुई कि आप दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए, मोबाइल का नंबर भी आपको मिल गया, ठीक है। तो क्या मिल गया? मोबाइल का नंबर यहाँ पर मिल गया। अब ये ध्यान रखना, कुछ टाइम ऐसा था कि भाई 15 दिन 20 दिन बाद आप लोगों ने फोन नहीं किया, लेकिन सडनली आपको याद आया कि भाई एक नंबर भी मिला हुआ है, उससे बात करके देखा जाए क्या करती है, सही से बताई है कि नहीं बताई है। तो धीरे धीरे बातों का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। फाइनली क्या हुआ? आगे चलकर आप लोग शादी के लिए तैयार हो गए। क्या लिखे? उनके बीच पाए जाने वाले अंतःक्रिया परिणाम समाज होता है। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, नंबर यहां मिल गया, नंबर से बातों से क्या है? आश्वस्त हो जाते हैं, और आश्वस्त होने क्या है? विवाह कर रहे हैं। ये भी क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया परिणाम है।
ठीक, ये यात्रा वाला हो गया। दूसरा, आप शादी के रिसेप्शन में गए हैं, देखे होंगे शादी के रिसेप्शन में जब कोई व्यक्ति आप देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग जो है सबसे ज्यादा खुश होते हैं शादी के रिसेप्शन में। जितना खुशी युवाओं को नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा खुशी जो बुजुर्ग होते हैं घर का, उनको यहाँ पर होती है, क्योंकि यह वह स्थल होता है, वह जगह होता है जहां पर जो घर के बुजुर्ग होते हैं, कहीं कोई युवा, ठीक है, शादी के लायक यदि लड़का टहल रहा है, लड़की टहल रही है, तो उन पर उनकी नजर होती है कि किसका बेटी है, किसका बेटा है, क्या उसके घर में कोई विवाह करने के लिए अभी बचा है क्या। तो वहां पर वो जोड़ी मिलाने काम करते हैं, बुजुर्ग करते हैं। तो यहीं पर एक बुजुर्ग मान लीजिए एक दूसरे बुजुर्ग से पूछता है, ए नाम का बुजुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, बी नाम से पूछा कि किसकी बेटी है भाई तुम्हारे यहाँ शादी में आया हुआ है, इसने बता दिया उसके बारे में। तो ये जो बुजुर्ग ए नंबर क्या करेगा, हो सकता है आगे चल क्या करे, उस लड़की के यहाँ जो है रिश्ता लेके जाएगा, कोई अपने परिवार सदस्य हो सकता है, जो व्यक्ति उससे पूछता है कोई लड़की क्या आपके नजर में, तो उनके यहाँ क्या करेगा, रिश्ता लेके जाएगा, वहां बात बन गई, क्या होगा, वहां पर भी शादी हो सकता है। तो यहाँ समाज में ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन एक ही काम करता है, क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है। दोनों में कॉमन क्या था, विवाह वाला था। जरूर नहीं विवाह वाला हो, कोई दुकानदार में आप कहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, और सामान लेने क्या कर रहे हैं, मुझे ये वस्तु दीजिए, और उसको हम पैसे देते हैं, दोनों बीच में क्या है, स्पष्टता है, आप सामान मांगे हैं वही सामान आपको मिल रहा है, ये भी सामाजिक अंतःक्रिया है। क्या किस दृष्टिकोण से, ये व्यापार के दृष्टिकोण से जो है। तो समाज में ध्यान रखना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतःक्रिया होते हैं। इन अंतःक्रियाओं से जो समाज में नई व्यवस्था बनता है, व्यापार के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, सांस्कृतिक स्थिति के लिए, धार्मिक है, राजनीतिक है, इन सभी के कारण जो है, जो नई व्यवस्था उभरती है, बनती है, उससे हम कहते हैं समाज कहते हैं। क्लियर है, बन जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, केवल लोगों के उपस्थिति, बस कहीं एक जगह विशेष में लोग उपस्थित हैं, उसे समाज नहीं कहा जाता है, बल्कि उनके बीच क्या होना चाहिए, उनके बीच अंतःक्रिया यहां पर होना चाहिए, और इस अंतःक्रिया से क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। क्लियर है। तो एक अर्थ ये है आपको समझने के लिए। दूसरा अर्थ आप ऐसे ही बता सकते हैं, समाज क्या है, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक महोदय है, उसका नाम मैकाइवर, प्रोफेसर मैकाइवर ने समाज को परिभाषित करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जब भी हमें किसी विद्वान का परिभाषा लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा से खत्म करना ये रहता है। परिभाषित, समाज को परिभाषित कीजिए पूछेगा तो ये आपको लाइन लिखना है, फिर समाज को आपको समझाना है, फिर जो अर्थ है उसको आगे जाकर बता सकते हैं, जो परिभाषा के विद्वान का, और फिर उस परिभाषा को समझा सकते हैं अपने शब्दों में, या फिर जो अर्थ में आप समझें उसी को यहाँ पर लिखकर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी आप देखिए पूरे जहां पर भी लोग रहते हैं वो किसी न किसी आधारों पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, चाहे उन्हें पारिवारिक संबंधों के आधार पर हो सकता है, व्यवसाय के आधार पर हो सकता है, ठीक है ना, शिक्षा के आधार पर हो सकता है, राजनीतिक आधार पर हो सकता है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं संबंधित यहाँ पर होता है। तो इन अर्थ और परिभाषा के आधार पर हम यहाँ पर एक नया अर्थ निकाल सकते हैं कि सामाजिक संबंधों संगठनों तो सामाजिक संबंधों संगठनों व सामाजिक संस्थाओं के समुच्चय का नाम है, समुच्चय का नाम है। एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, एक बार ध्यान से इसको पढ़ें, ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समाज को हमने फिर से एक बार सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की कि समाज सामाजिक संबंधों का, संगठनों का और संस्थाओं के समुच्चय का नाम है। तो 3 शब्द यहाँ पर आ रहा है, ध्यान रखना। पहला क्या है, सामाजिक संबंध, जो व्यक्ति कोई पति पत्नी है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो ऐसे हर जगह दिखेंगे। प्लस संगठन कौन है और संस्थाएं कौन है। तो यहाँ पर जान लीजिए संस्थाएं वो होती हैं जो हमको बताते हैं, जो हमको
हमको बताते हैं बताते हैं कि हमें हमें कैसा कैसा व्यवहार करना है कैसा व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार अच्छा है कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमको बताते हैं उससे बोलते हैं संस्था कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा संस्था, तो परिवार हो सकता है, परिवार हो सकता है को यहाँ पे आपका कह सकते हैं जो हमारा आईपीसी है सीआरपीसी है, जो नई सरकार प्रस्तावित कर रही भारतीय न्याय संहिता कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं, अधिनियम कह सकते हैं, क्या है ये हमको बताते हैं कैसे व्यवहार करना है। यानी आप किसी व्यक्ति के संपत्ति को उससे बिना पूछे वगैरह हटा देते हैं, चोरी कहा जाएगा। तो कौन बता रहा है, संस्था बता रहा है। और संस्था क्या है, जैसे आईपीसी हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, अब उसको क्या नाम से लाया जा रहा है सरकार द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के नाम से लाया जा रहा है। तो जो हमारे व्यवहारों को बताते कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, उसको सामाजिक संस्था कहते हैं। जैसे परिवार हो गया। दूसरा, हमारे व्यवहार यदि अच्छा होगा तो हमको पुरस्कार देंगे, और हमारा व्यवहार यदि खराब होगा तो दंड देने का काम करते, पुरस्कार देंगे तब जब हमारा काम अच्छा होगा, ठीक, और हमारा व्यवहार यदि खराब है गलत है तो हमें दंड देने का काम करते हैं, उससे कहते हैं क्या, संगठन कहते हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा है ये हमारा परिवार बताता है, हमारा कानून बताता है, अधिनियम बताता है, ये संस्था है। लेकिन अगर अच्छा आप काम करेंगे तो हम कहते हैं पुरस्कार देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे हमको जो है, या फिर हम गलत करेंगे तो हमको क्या है दंड देंगे, तो उनको हम बोलते हैं संगठन कहते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, तो इसमें आ जाता है जी, ध्यान रखना, कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, पंचायत हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं जी, ये सब क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, पुरस्कार देने का या दंड देने का भी काम यहाँ पर करते हैं। सरकारें हो गई, राज्य सरकार, तो आपको विभिन्न अवार्ड देंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आप गलत काम करते हैं क्या है, पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट आपको सजा देगी यहाँ पर, तो ये संगठन कहलाता है। तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों, संगठनों व संस्थाओं के समुच्चय का नाम क्या है, समाज है। क्लियर है, तो मैं जहां तक समझता हूं आपको समाज यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें हुई। तो पहला बात हुआ कि भाई केवल लोग कहीं पर उपस्थित हैं तो समाज नहीं कहा जाएगा, उनके बीच कोई चर्चा होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए, और इस अंतःक्रिया से जो व्यवस्था बनती है उनको हम क्या कहते हैं, समाज यहाँ पर कहते हैं। तो ये हमने देखे, अर्थ देखे, उदाहरण देखे। अब बातें यहाँ पर जो है कि समाज को परिभाषा हम देखते हैं, तो मैकाइवर साहब कहते हैं, प्रोफेसर मैकाइवर है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है सोशियोलॉजी में, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल यानी कि समाज में एक व्यक्ति रहते हुए जिन अलग अलग सामाजिक संबंधों से जुड़ता है उस क्रम को ही, उस व्यवस्था को ही समाज कहते हैं, प्रोफेसर मैकाइवर कहते हैं। फिर इन अर्थ और परिभाषा के आधार पर सामान्य हमने अर्थ निकाले कि समाज सामाजिक संबंधों, संगठनों, संस्थानों का मिश्रित रूप है, समुच्चय का नाम क्या है, समाज है। संस्थाएं कौन है, जो हमारे व्यवहार को सही या गलत है उसको बताते हैं, और इन व्यवहारों पर अगर अच्छा हम कार्य करते हैं पुरस्कार देना, गलत काम करते हैं दंड देने काम करते हैं, उनको संगठन कहते हैं। तो समाज में तीनों ही क्या होती है, मिलती है, रहती है, उसे हम समाज यहाँ पर कहते हैं। तो इन आधारों पर भारतीय समाज की हम अर्थ हमको लिखना है, भारतीय समाज क्या है हमसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो भारतीय समाज के बारे में आते हैं। अब जब हमको भारतीय समाज के बारे में बताना हो, भारतीय समाज के बारे में बताना हो तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं कि भारत का जो समाज है, भारतीय जो समाज है, ये विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, तो भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है, समाजों में से एक है। ठीक है, तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुन रखी होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता अंत होने के बाद क्या दूसरा सभ्यता उदय नहीं हुआ, क्या हुआ, वैदिक सभ्यता उदय हुआ। वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारतीय समाज भले ही अलग अलग स्वरूपों में प्राचीन काल से ही बनी हुई है और अभी भी क्या है, बना रहेगा और कल भी बना रहेगा। तो भारतीय समाज क्या है, विश्व प्राचीनतम समाजों में से एक है, जिसमें विविधता के, जिसमें विभिन्न विविधता
विविधता में एकता के, विविधता में एकता, विविधता में एकता का लक्षण निहित है, लक्षण निहित है, निहित है। उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए क्या बता सकते हैं आप जो है, विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्म संस्कृति, ठीक है, विभिन्न धर्म उपस्थिति है, संस्कृतियों की उपस्थिति है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, दर्शन, दर्शन की उपस्थिति। तो धर्म है, संस्कृति है, दर्शन है, ऋण है, ऋण है, यज्ञ, यज्ञ रहे हैं, ठीक है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ, ठीक है, आश्रम, आश्रम व्यवस्था रही है भारत में, ठीक है। तो धर्म, संस्कृति, दर्शन है, ऋण है, यज्ञ है, पुरुषार्थ है, आश्रम है, ठीक है, जाति, जाति, जाति इत्यादि, इत्यादि की गुण निहित है, इत्यादि गुण निहित है, ये लक्षण निहित है। तो ये हमारा 30 शब्द, इतना हमको बताना यहाँ पर रहेगा। तो पहला हमने लिखे कि भारतीय समाज क्या है, प्राचीनतम समाज में से एक है जिसमें विविधता में एकता गुण क्या है, निहित है। धर्म, संस्कृति, दर्शन, ऋण है, यज्ञ है, पुरुषार्थ है, आश्रम, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था इत्यादि गुण क्या है, भारतीय समाज में हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने बहुत ही संक्षिप्त में भारतीय समाज को डिफाइन करने का, उसे अर्थ लिखने की कोशिश यहाँ पे किए। एक विशाल आबादी भी लिख सकते हैं, इसमें एक आध लाइन अगर आप चाहें जोड़ सकते हैं, विशाल आबादी, विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या आज डेट में कहीं पर रहता है तो भारत में यहाँ पर रहता है। विभिन्न धर्म है, पंथ है, संस्कृति है, ठीक, इन सब के बाद भी भारत जो है एकता पूर्ण यहाँ पे रहते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, यही भारतीय समाज को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। तो हमारे सिलेबस में भारतीय समाज लिखा हुआ था, तो ये भारतीय समाज का हमने यहाँ पे अर्थ यहाँ पर लिखे जो है, ठीक। तो भारतीय समाज को समझने से पहले हमने क्या देखे, समाज क्या होता है देखे, समाज की परिभाषा हमने देखे, एक सामान्य अर्थ समाज के लिखे और फिर भारतीय समाज को यहाँ पर लिखे हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं कि भाई भारतीय समाज तो है, लेकिन ये अगर सवाल पूछता है कि समाज के, भारतीय समाज के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आप क्या बताएंगे विशेषताओं में। तो यहां पर आप देखिए, जो विशेषता आप यहां पर देख रहे हैं, धर्म उपस्थिति है, संस्कृति उपस्थिति है, दर्शन है, ऋण है, यज्ञ, पुरुषार्थ, आश्रम है, जाति व्यवस्था है, यही क्या है, भारतीय समाज की विशेषता है। इनको एक एक करके आप इनको व्याख्या यहाँ पर करना आपको रहेगा। अगर सवाल पूछता है भारतीय समाज क्या है, इसके विशेषताओं को बताइए, तो आपको यही अर्थ यहाँ पर बताना यहाँ पर रहेगा। क्लियर है, बन जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ बढ़ते हैं, भारतीय समाज की विशेषताओं की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो पहली विशेषता नंबर 1, क्या क्या विशेषताएं हैं, नंबर 1 विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं, ठीक। तो आप मुझे बताइए भारतीय समाज में क्या क्या चीजें आपको दिखता है। तो नंबर 1 क्या दिखता है जी, विशाल आबादी, विशाल आबादी। तो विश्व कितनी आबादी, तो विश्व का ध्यान रखना 1 अरब, कितना, 1 अरब 42 करोड़ 82 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे एवं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 अरब 42 करोड़ 82 लाख प्लस क्या है, लोग भारत में रहते हैं, और यही भारत क्या है, विशाल आबादी को दिखाता है विश्व का, ठीक है। इस मामले में, आबादी के मामले में भारत विश्व का पहले नंबर पर देश है, ध्यान रखना, जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर निवास करती है। तो पहला विशेषता क्या है, विशाल आबादी है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा विशेषता क्या है जी, तो भारत में ध्यान, विशाल आबादी के साथ जो विभिन्न धर्मों की उपस्थिति, क्या, विभिन्न धर्मों की, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति। तो भारत में केवल एक धर्म विशेष का प्रभाव नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों का प्रभाव है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कह सकते हैं बौद्ध है, जैन है, ठीक। इन सभी धर्मों की उपस्थिति भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में आपको देखने को मिलता है। तो विभिन्न धर्मों की उपस्थिति है तीसरा, ठीक है। विभिन्न धर्मों के साथ साथ क्या, विभिन्न क्या है, जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, जाति व्यवस्था,
जाति व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। और भारत में कितने जी, भारत में 7,000 से ज्यादा हमारे क्या है जाति के स्ट्रक्चर संरचना हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये भी इसके विविधता को दिखाता है। ठीक, फिर चौथा हम बात करते हैं विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संस्कृतियों की उपस्थिति है। संस्कृतियों संस्कृतियों की उपस्थिति है, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर हर राज्य में अपने पृथक संस्कृति के लिए, नाम के लिए, पहचान के लिए जाना यहाँ पर जाता है। चाहे जनजातीय संस्कृति हो, चाहे गुजराती संस्कृति हो, बंगाली संस्कृति हो। ठीक है, तो ये जो विभिन्न क्षेत्र के हिसाब से जो संस्कृतियों उद्भव हुआ है, ये भारतीय समाज की खूबसूरती को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। तो विशाल आबादी, विभिन्न धर्म है, विभिन्न जाति है, विभिन्न संस्कृति है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हम और बता सकते हैं, यहाँ पे 5वें नंबर पर आ जाइए। तो भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपरा है। तो दर्शन संस्कृत, यहां से कुछ ले सकते हैं, दर्शन की परंपरा। ठीक है, दर्शन की, भारतीय दर्शन की समृद्ध 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 परंपरा रही है, परंपरा रही है। विभिन्न दार्शनिक आते हैं, आपने षड दर्शन पढ़ा होगा, ध्यान रखना। वहां पर आपको अलग अलग कणाद आपको मिलता है, कपिल आपको मिलता है, कह सकते हैं आपका यहाँ पर देखा जाए तो जैमिनी है, बादरायण है, वेद व्यास है। ठीक है, इन सभी ने विभिन्न प्रकार के दर्शन दिए हैं जो भारतीय समाज को वो कह सकते हैं प्रोत्साहित करना हो, भारतीय समाज को दिशा देने काम यहाँ पर करता है। तो दर्शन की समृद्ध परंपरा रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट, छठा हम बात करते हैं तो पुरुषार्थ लिख सकते हैं, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की उपस्थिति। ठीक है, तो अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ठीक है, धर्म है, तो इनको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो इन सभी को भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में इनका स्वरूप हमारे यहाँ रहा है। फिर हम यहाँ पे 7वें नंबर आश्रम ले सकते हैं, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज के लक्षण रहा है। 8वें नंबर आते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में रहा है। तो कितने आश्रम, तो यहाँ 4 आश्रम हमको दिखता है। कौन कौन से, तो यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम रहा है, वानप्रस्थ आश्रम रहा है, हमारा संन्यास आश्रम यहाँ पर रहा है। तो उसी प्रकार के वर्ण आश्रम क्या है, तो यहाँ पर है ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्थाओं की भी क्या है प्रभाव हमारे भारतीय समाज में रहा, और अभी भी इसका प्रभाव क्या है, अब अवस्था में क्या है भारतीय समाज यहाँ पर बटा हुआ है। तो ये सारे क्या है भारतीय समाज जब विशेषताएं पूछेगा आपसे लिखने के लिए, तो इन्हीं विशेषताओं को अर्थ के साथ साथ इन विशेषताओं को लिख के पॉइंट वाइज लिख के आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमने बात की भैया, यहाँ हमने बात की भारतीय, पहले सबसे पहले देखिए समाज क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या है, समाज का सरल अर्थ हम क्या लिख सकते हैं। फिर हमने भारतीय समाज पर आए हैं, भारतीय समाज पर आने के बाद भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, तो इन विशेषताओं को हमने यहाँ पर लिखे हैं जो है। क्लियर है, और भी विशेषता है भाई, सहयोग के साथ क्या भारत में समानता, सहयोग के साथ क्या है संघर्ष भी होता है। भारतीय समाज में सहयोग भी है, संघर्ष भी है, समानता भी है, असमानता भी है। ठीक, तो उन चीजों को भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो भारतीय समाज में समानता, ठीक है, तो 9वें नंबर आप लिख सकते हैं सहयोग के साथ साथ, सहयोग के साथ साथ संघर्ष, संघर्ष का भी स्वरूप हमारा दिखता है। तो कई बार कई मसलों को लेकर लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, संघर्ष भी होता है, लेकिन देश किससे चलता है, समानता से चलता है, समानता के विचार से चलता है। ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने चर्चा में शामिल यहाँ पर किए। अब आ जाते हैं जिनको आपको जानना चाहिए, वो है आखिर भारतीय समाज के, ठीक है, कौन कौन से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी आपको यहाँ पर जानना होगा। तो अब आते हैं भारतीय समाज की समस्याएं क्या क्या है। तो इन भारतीय समाज की समस्याओं को हम कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। भारतीय समाज की समस्याएं, ठीक है, समस्याएं, तो इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी हम यहाँ बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी है सामान्य समस्याएं, सामान्य समस्याएं, सामान्य समस्याएं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हम बना सकते हैं विशिष्ट समस्याएं, विशिष्ट समस्याएं,
अब इनको हम बात करते हैं कि भाई ये विशिष्ट क्यों है और ये सामान्य क्यों है, जनरल प्रॉब्लम क्या है। तो सामान्य समस्याएं इसलिए क्योंकि इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। विशिष्ट समस्याएं मतलब किसी वर्ग विशेष की हम बात करें, जैसे किनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 लोग की हम बात कर सकते हैं। पहला हम बात कर सकते हैं यहाँ पर महिला एवं बालिकाओं से जुड़े, महिला एवं बालिकाओं से जुड़े, महिला एवं बालिकाओं से जुड़े, ठीक है। दूसरा हमें बात कर सकते हैं किनका, दूसरा हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो है वह है वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े, नागरिकों से जुड़े, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे रख सकते हैं वो है, ठीक है, वंचित या वंचित व पिछड़े वर्गों से जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है जब किसी वर्ग विशेष की हम बात करते हैं तो वह विशिष्ट समस्या कहलाता है, और कॉमनली देश के सारे लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसको सामान्य समस्याएं यहाँ पे कहा जाता है। तो अब इनको थोड़ा समझते हैं, तो क्या क्या ऐसे भारतीय समाज में समस्याएं निहित है। तो नंबर 1 जो सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी डेट में, क्या है, गरीबी है। भारतीय समाज जो सबसे बड़ी समस्या है, आबादी के एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। यह मूल समस्या अभी भी बनी हुई है, जो आज़ादी के समय था, आज़ादी से बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी यह मात्रा गरीबी अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर एक कमेटी आता है, उस कमेटी का नाम है सी रंगराजन समिति। क्या कमेटी का नाम है? सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। तो इस समिति के अनुसार भारत में, ठीक है, 29.5% लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, सी रंगराजन समिति याद रखना है, 2014 अपना रिपोर्ट प्रस्तुत यहाँ पर किया था, ठीक। तो कितना 29.5% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर यहाँ पे करते हैं। सबसे ज्यादा की हम बात करते हैं तो बिहार सबसे ज्यादा गरीबी रेखा जनसंख्या जो प्रतिशत है वो कहाँ पर है, आपके बिहार में देखने मिलता है, जहाँ पे 51%, ठीक है, 91%, कितना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान रखना कहाँ पर, बिहार में, ठीक, कितना है, तो बिहार में याद रखना 51.91% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर यहाँ पर करते हैं। तो पहला समस्या है, जो बड़ी समस्या भारत में है, वह है गरीबी है। फिर दूसरा आता है जी, वह बेरोजगारी है। सेकंड, बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी की समस्या को आप समझ सकते हैं, इस बात से जो है ध्यान रखना कि भारत की जो आबादी में, पिछले स्लाइड हमने देखा कि भारत में जो जनसंख्या कितना है जी, जनसंख्या विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश यहाँ पर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक। तो जनसंख्या कितना है, तो 1 अरब हम बात किए, 1 अरब है, कितना, 42 करोड़ है, 42 करोड़ आबादी है, ठीक, प्लस क्या है, 42 करोड़ हो गया, फिर 42 करोड़, ठीक है, 82 लाख प्लस हमारी आबादी है। तो इस बड़े आबादी में बेरोजगारी भी ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है, ठीक। तीसरा जो आपको यहाँ पे जानना, ध्यान रखना, तो गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, कुपोषण, नेक्स्ट होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या। यानी कहने मतलब ये है कि जो एक बालक में, एक व्यक्ति में जो आवश्यक क्या होना चाहिए, शरीर का विकास होना चाहिए, अंगों का विकास होना चाहिए, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, अभी भी ऐसे एक बहुत बड़ा तबका है जो कुपोषण का शिकार है। खासकर बालकों में, महिलाओं में कुपोषण का मात्रा काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो ये समस्या भारतीय समाज का एक बड़ा एक रूप जो है देखने हमको मिलता है। फिर चौथा हम बात करते हैं, तो इन गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण से अगर हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तो भ्रष्टाचार की भी हमको समस्या दिखेगा, करप्शन के मामले हमको दिखेंगे, जहां पर भारत जो है 85 नंबर पर, 180 देशों में भारत का स्थान वो कितना हो जाता है, 85वां नंबर पर आ जाता है। तो 180 देशों में भारत स्थान क्या है, 85वें स्थान पर है। भारत भी भ्रष्टाचार वाले देशों में से एक देश के रूप में अपना स्थान यहाँ देखने को हमको मिलता है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। तो भ्रष्टाचार भी है,
तो गरीबी देखे, बेरोजगारी देखे, कुपोषण है, भ्रष्टाचार है। ठीक, इन सब के अलावा 5वें नंबर हम बता सकते हैं, यहाँ पर 5th नंबर लिख लेंगे। 5वां नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप उन 2-3 पॉइंट बता सकते हैं, जैसे क्या नया समस्या आ रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी दिख रहा है हमको जो है, तो मॉब लिंचिंग है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, तो उन सबको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो क्षेत्रवाद की समस्या है, भाषावाद की समस्या है, भाषावाद की समस्या हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इन सब के अलावा नक्सलवाद का भी प्रभाव है, नक्सलवाद का भी प्रभाव है, आय की असमानता समस्या है। तो क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, नक्सलवाद का प्रभाव भी अभी हमको दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसके भी कर सकते हैं। तो क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, या कह सकते हैं अलगाववादी गतिविधि भी, अलगाववादी गतिविधि भी, नक्सलवादी गतिविधि भी आपको देखने को मिलता है। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववादी गतिविधियां भी हमारे दिखेगा। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा के मामले भी हमको, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा के मामले या दंगों के मामले भी हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आप इनको अलग अलग 5, 6, 7, 8 नंबर करके आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आता है भाई निम्न मानव विकास। ठीक है, निम्न मानव संसाधन विकास, निम्न मानव संसाधन विकास, यानी जिस आबादी में हमारे यहाँ जनसंख्या है, उस आबादी में लोगों के पास कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, सॉरी, तो उस अनुपात में क्या निम्न मानव संसाधन विकास, जिस अनुपात में हमारे पास तो आइए देखें, निम्न मानव संसाधन विकास कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो लोगों के पास जो है कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए, उस अनुपात में लोगों के पास कौशल प्रशिक्षण नहीं है। प्रोफेसर भंडारी कहते हैं कि भारत के जो कुल कौशल प्राप्त लोग आवश्यकता है, उसका 35% आवश्यकता भारत स्वयं पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी जितना हमको स्किलफुल लोगों को आवश्यकता है, उतना हम क्या है आउटसोर्सिंग से हम उसको पूरा कर रहे हैं। बाहर के देशों से हम क्या कर रहे हैं, उस आवश्यकता पूरा यहाँ पर कर रहे हैं, न कि देश के लोगों से हम आवश्यकता पूरा यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, मूल सामान्य समस्याएं भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा जातिवाद की समस्या है, जाति कट्टरता भी एक समस्या बनी हुई है, मॉब लिंचिंग भी है, भीड़ हत्या प्रणाली भी हमको दिखता है। ठीक है, असहिष्णुता के भी मामले हमको देखने को मिलते हैं। तो जितना नंबर आएगा उतना नंबर आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये बता लेंगे आप जो है। अब आते हैं दूसरा समस्या, महिलाओं की हम बात करते हैं। तो कई बार देखिए टॉपिक पेपर 7 पार्ट किसका है, पार्ट 1 का है, लेकिन इस टॉपिक को कहाँ पर पेपर 6 पार्ट 2 जो समाज शास्त्र है, वहां पर भी यहाँ से सवाल पूछाता है। तो भारतीय समाज में महिला बालिकाओं से जुड़े क्या क्या समस्याएं हैं, तो इनको हम बोलेंगे विशिष्ट समस्याएं बोलेंगे। अलग से हम वरिष्ठ नागरिक की हम बात करेंगे, विशिष्ट समस्या। वंचित या पिछड़े वर्ग हम बात करें तो इसे विशिष्ट समस्या कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि हम उन वर्गों में क्या समस्याएं हैं उनको केवल हम बात करेंगे। ये सभी जगहों में सभी वर्गों में दिखता है, इसलिए सामान्य समस्या है। किसी वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, इसलिए विशिष्ट समस्या है। तो ये वाला जो महिला संबंधी जो समस्याएं हैं, यहां जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को 2019 में सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, वहां पर 10 नंबर पूछ दिया था। तो कई बार यहाँ जो टॉपिक होते हैं ध्यान रखना, दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आता है और साथ साथ आपके निबंध में भी काम आता है। तो इसलिए इस टॉपिक का, इस विषय का महत्व काफी ज्यादा हमारे मेंस में बढ़ जाता है। तो आइए अब देखें कि महिलाओं की भारत में महिलाओं की क्या समस्या है, बालिकाओं की क्या समस्या है। तो यहाँ पर आते हैं कुछ समस्याओं को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चूंकि महिला बालिका दोनों लिखा हुआ है, तो ड्रॉप आउट दर बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्कूल त्यागी, ठीक है,
ड्रॉप आउट, ठीक, ड्रॉप आउट के शिकार होना। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, अभी हालिया 2023 में जो हमारा शिक्षा मंत्रालय देश का क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, उसके 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 65% जो बालिकाएं हैं वो प्राथमिक स्कूल के बाद माध्यमिक स्कूल में लेवल पे क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महिला इसमें क्या है, तो जो बालक जो छात्र हैं तो वो उनका भी ड्रॉप आउट दर काफी ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की बात करें, बालिकाओं की यदि हम बात करते हैं तो उनका कितना 65% बालिकाएं जो है आपका प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक स्तर पर जाती हैं तो वहां बीच में क्या है, स्कूल को छोड़ देती हैं। तो ड्रॉप आउट दर में क्या है, बालिकाएं काफी हद तक यहाँ पर क्या है, शिकार है, प्रभावित यहाँ पर होती हैं, क्योंकि अपने स्कूली स्तर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं। ठीक, तो ये पढ़ाई की बात हो गया। दूसरा, ठीक है, तो ये पहला ड्रॉप आउट के शिकार है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो परिवार की आर्थिक अक्षमता है, परिवार की आर्थिक अक्षमता मेजर कारण है, मतलब परिवार इतना सक्षम नहीं है वो अपने बेटी को भी बच्ची को क्या कर सके, पढ़ा सके, इस कारण क्या है, परिवार बच्ची को स्कूल छुड़वा देते हैं, बीच में छुड़वा यहाँ पर देते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉप आउट कहते हैं। फिर अब आते हैं हम अपराधों के दृष्टिकोण से देखें, अपराधों से प्रभावित हम बात करें तो मानव तस्करी के शिकार हैं, चाहे बालिका हो चाहे महिला हो, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से प्रभावित हैं। ठीक है, यौन उत्पीड़न से प्रभावित हैं, या आप इसको बलात्कार कह सकते हैं, ठीक, तो ये मामले आपको दिखेगा। एसिड अटैक के मामले आपको दिखेगा। ठीक है, महिलाएं प्रभावित हैं इससे, है, ठीक, महिलाएं और बालिकाएं से प्रभावित हैं। तो मानव तस्करी है, यौन उत्पीड़न है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इन सब क्या बता सकते हैं, घरेलू हिंसा बता सकते हैं। तो इन सारे समस्याओं से भारतीय महिलाएं, बालिकाएं आपको इन समस्याओं से ग्रसित देखने आपको मिलेगा जो है। ठीक, तो ये सब पूछता है महिलाओं से जुड़े हुए क्या समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं आपको बताना यहाँ पर रहेगा जो है। हालिया आपने गैंग रेप के मामले सुने होंगे, जो मणिपुर का मामला हो, चाहे आपका अलग राज्य यूपी के मामला हो। ठीक, तो ये सब मामले हमको दिखाते हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध के मामले हैं, मामलों में कोई कमी नहीं आया है, बल्कि मामलों के, महिलाओं से जुड़े जो मामले हैं, जो अपराध समस्याएं हैं, उनके प्रकृति में परिवर्तन भले हुआ है, लेकिन समस्याओं में कमी यहां पर नहीं हुआ है। ठीक, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहता है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इनका रिपोर्ट कहता है कि महिलाएं जितना घर से बाहर सुरक्षित हैं, उतना घर के अंदर ही असुरक्षित हैं। ऐसा रिपोर्ट एनसीआरबी, जो केंद्र सरकार का एक संगठन है जो देश भर में अपराधों के आंकड़ों पर नजर रखता है, उनका ऐसा मानना है। चलिए, तो ये हम बात की महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े क्या क्या समस्याएं हैं। और भी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूं फाइनल, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक, अब आते हैं जी वरिष्ठ नागरिकों हम बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों क्या क्या समस्याएं हैं, तो सबसे पहला समस्या है, जैसे एक व्यक्ति जो है उम्र दराज हो जाता है जैसे व्यक्ति उम्र दराज हो जाता है, वैसे ही हम बात करते हैं उनको लेकर जो दूसरे जो नव युवक कह सकते हैं, नया जो पीढ़ी कह सकते हैं, उनसे सबसे बड़ी जो समस्या उनको हो रही है वो है अपनत्व कमी। तो उम्र दराज होने के बाद लोग जो है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको अपना नहीं पाते हैं, वो अपनत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो अपनत्व कमी आई है, मामला क्या है, अपनत्व की कमी की भावना। तो लोग अब उसको जो है स्वीकार्यता एकदम बहुत ही खुद से नेचुरल रूप से लोग एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, लोग अलग रहना चाहते हैं, पृथक रहना चाहते हैं। तो पहला कमी है, अपनत्व में कमी यहाँ पर आई है। दूसरा जो समस्या है, जो सीनियर सिटीजन में, बुजुर्ग नागरिकों में, वह है, ठीक है, वह कह सकते हैं
अकेलापन भी कह सकते हैं, अकेलापन की समस्या। ठीक है, तो लोग जैसे क्या हो रहा है, उम्र दराज हो रहे हैं, तो भाई मान लीजिए कोई कपल है, दंपत्ति है, पति पत्नी क्या है, बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी एक का डेथ हो गया, अब परिवार के जो पीढ़ी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको रखना नहीं चाहते हैं, तो जो अंतिम जो समय होता है, अवधि होता है, उस समय वो अकेला अपने गुजर बसर करता है, और ऐसे में काफी सारे समस्याओं से घिरा हुआ नजर यहाँ पर आता है। ठीक, तो अपनत्व कमी है, अकेलापन है, मानसिक व मानसिक बीमारियों से प्रभावित है। ठीक है, बीमारी से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। फिर आर्थिक रूप से अब क्या होता है, जब उम्र जब ज्यादा हो जाता है तो अपनी आवश्यकताओं, खासकर क्या शारीरिक और मानसिक जो कमजोरियां आ गई हैं, बीमारियां पकड़ ली हैं, तो उनके निवारण के लिए उतना पैसा, उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। ठीक, तो आर्थिक क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर एक अवस्था यहां पर हो जाती है, या आप कह सकते हैं आय के स्तर पर आर्थिक रूप से आर्थिक अक्षमता। ठीक, आर्थिक अक्षमता अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, अपने इलाज करने के लिए हो, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर आती है। फिर पर्याप्त हम कह सकते हैं जो वृद्धा आश्रम होना चाहिए, जो बेहतर वृद्धा आश्रम होना चाहिए। ठीक है, तो वृद्धा आश्रमों की ठीक है, आश्रमों क्या है, सर्वथा कमी, वृद्धाश्रमों की सर्वथा कमी बनी हुई है। जो क्या होना चाहिए, जो मांग के अनुरूप हो, जो उनके केयर प्रॉपर कर सके, ऐसे आश्रमों की कमी अभी भी बनी हुई है। तो ये मूल समस्याएं किन पर, जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी समस्याएं यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। फिर हम बात करते हैं वंचित वर्गों की, हम बात करें पिछड़ा वर्ग हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी क्या समस्याएं हैं अगर हम देखें, तो यहां पर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पहचान का संकट है। सबसे बड़ी यदि हम समस्याएं इनकी देखें तो नंबर 1 पहचान की संकट कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो वंचित वर्ग है या जो पिछड़ा जो वर्ग है, उस वर्ग अपने आप को, जो वर्ग के लोग हैं, ध्यान रखना, वो भी नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से या अपनी योग्यता के माध्यम से आगे आना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक नया आ रहा है कि भाई हम कैसे अपने आप को क्या करें, हम समाज के मुख्य धारा में स्टैंड करें। ठीक है, विभिन्न चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, आर्थिक संस्थाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थाएं या प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें कैसे अपने आप को हम वहां पर लेके चलें, ये मूल समस्या अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो एक पहचान की संकट हमको दिखता है। दूसरा है नेतृत्व। ठीक, स्पष्ट नेतृत्व की कमी। तो एक खुद का एक आइडियोलॉजी को लेकर, एक खुद की आइडेंटिटी को लेकर, जो पहले जो कह सकते हैं वंचित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग रहे हैं, उसके जो नेता उभर कर सामने आते हैं, वैसे वर्तमान में वो नेतृत्व अभी आवश्यकता महसूस हो रही है वंचित और पिछड़े वर्ग में। तो उतने सक्षम अलग अलग एरिया में, अलग क्षेत्रों में वो नेतृत्व अभी भी नहीं आ पाया है जैसा नेतृत्व पहले आपको देखने को मिलता था। तो पहचान की संकट है, नेतृत्व कमी है। तीसरा हम बात करते हैं अभी भी छुआछूत या भेदभाव के मामले हमको दिखता है। ठीक है, फिर चौथा है जो मॉब लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग जो सबसे ज्यादा प्रभावित आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपको मॉब लिंचिंग का यानी भीड़ हत्या कहते हैं इसको, मॉब लिंचिंग से प्रभावित होना। अब मॉब लिंचिंग क्या है, भीड़ हत्या क्या है, ध्यान रखना। तो भीड़ हत्या को हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ये मानकर लोगों का जो समूह होता है, ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं, खुद से क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, उसके जान ले लेना, क्षतिग्रस्त कर लेना। ठीक है, या कह सकते हैं कोई बलात्कार कर देना, नग्न घुमाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, मॉब लिंचिंग यहाँ पर कहलाता है। यानी कह सकते हैं कानून का जो काम है उसको किसी समुदाय विशेष ने, ठीक है, क्या कर लिया, उसको अपने हाथों पर लेकर सामने व्यक्ति डेथ कायद कर देना, अंग क्षतिग्रस्त कर देना, ये सारे मामले भीड़ हत्या में आपके आते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। फिर कह सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, नेक्स्ट वो है 5वां नंबर हम बता सकते हैं। तो जो सम्मान मिलना चाहिए, अभी भी सम्मान से पिछड़े हैं, उतना सम्मान जो समाज मिलना चाहिए वो सम्मान यहाँ पर नहीं मिल पाया है। तो सम्मान या आत्मीयता की कमी। तो अभी भी समाज जो लोग हैं उनको लेकर अभी भी जो समाज में सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान हमको यहाँ पर कई मसलों पे, कई जगहों पर हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। ये भी एक समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस चार्ट को, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, किसी भी वर्ग से जुड़े हुए सवाल यहाँ पे आते हैं
मैंने बताया महिला बालिकाओं से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, ध्यान रखना, ये पेपर 7 पार्ट 1 में तो आया ही वाला है, बालिका वाला आया ही है। ये जो है केवल महिला वाला आया है 2019 में। 2019 में मेंस में आया है 10 नंबर के लिए। महिलाओं से जुड़े समस्याएं बताइए, भारतीय समस्याएं क्या है, और भारतीय समाज महिलाओं से जुड़े समस्याएं क्या है, इन्हीं समस्याओं को वहां पर बताना था, 10 नंबर के लिए आपको लिखना था। बालिकाओं से जुड़े समस्याएं क्या है, तो लगभग इन्हीं को अधिकांश को लिखना था। ये आया था पेपर्स में पार्ट 3 में जाके पूछ दिया था। तो जो हम अभी डिस्कस किए हैं जरूरी यहीं पर आए, ये निबंध में पूछ सकता है, ये इस खंड पेपर्स में पार्ट 1 में पूछ सकता है, पेपर्स में पार्ट 3 जो मानव संसाधन विकास है वहां पूछ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर सवाल यहाँ से बनता है, निबंध में तो आता ही आता है। तो ये मल्टीपल आपको एरिया में काम यहाँ पर आएगा जो है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखें, अभी तक से जो पढ़े हैं उससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं उनको हम देखें यहाँ पर। तो फिर से एक बार देखिए, तो पहला सवाल पूछेगा जी, ध्यान रखना, वो यह रहेगा कि समाज से आप क्या समझते हैं, समाज का अर्थ बताइए। तो आप ऐसा बता सकते हैं, उदाहरण में आप बता सकते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए। तो किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा हमको लिखना पड़ता है, तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसको अपने शब्दों में क्या है परिभाषा को समझाना होता है कि भाई परिभाषा में उन्होंने कहा क्या है। तो ये हो गया, हमें बात किए। फिर आता है जी कि भारतीय समाज को से आप क्या समझते हैं, तो इतनी बातें आपको बताना पड़ेगा। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, ये 8 नंबर पूछे जा सकता है, 10 नंबर पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर तो आएगा नहीं, यहाँ से ध्यान रखना, क्योंकि पेपर 7 में 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और आता है सवाल कहाँ से आता है, 15 नंबर का सवाल यहाँ पे आता है। तो 8 या 15 नंबर पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो इतना ही लिखने अर्थ में, यहाँ इनको लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा इनको 10-10 शब्द, 20-20 शब्द आपको समझाना यहाँ पर रहेगा जो है। ठीक है, और ये लास्ट में बात की भाई सेपरेट पूछ सकते हैं, भारतीय समाज समस्याएं क्या है, तो ये सब बता सकते हैं। महिला वाला में ये बताएंगे, वरिष्ठ नागरिक में ये बताएंगे, और वंचित पिछड़े वर्गों में ये आपको बताना यहाँ पर रहेगा जो है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर की है। अब जो आपको जानना चाहिए वह है, एक सवाल आता नहीं यहाँ पर, सवाल कहाँ पर आएगा, वो सवाल आता है आपका सोशियोलॉजी में आता है। हालांकि जब हम समाज पढ़े ही हैं तो आपको एक चीज और जानना चाहिए, समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, तो विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, सामाजिक जानकार हैं, उन्होंने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, लेकिन हम चुनिंदा समाज का यहाँ पर व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपको जानना यहाँ पर चाहिए। तो एक होता है जी, ध्यान रखना, अगर हम इसको हम देखें तो सबसे पहला आप ले सकते हैं, वो है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं, ध्यान रखना, औद्योगिक समाज या कृषक समाज ले पहले, कृषक समाज। तीसरा आप ले सकते हैं यहाँ पर औद्योगिक समाज, और तीसरा आप ले सकते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। तो पहले इन तीनों को देख लीजिए। तो यहाँ पर जनजातीय समाज क्या है, इस पर आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जनजातीय समाज वह समाज है जो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति पर आधारित कार्य करते हैं अपने गुजर बसर के लिए। ये प्रकृति से, यानी कि वन है, वन उत्पाद है, उससे अपनी आजीविका पार्जन को मुख्य ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं, उनको हम जनजातीय समाज कहते हैं। इनका पृथक नाम, पृथक पहचान, पृथक संस्कृति इनकी होती है, और इन्हें गिरिजन समाज, वनवासी समाज या आदिवासी समाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक प्रकृति प्रेमी है। क्या है? प्रकृति प्रेमी है, ध्यान रखेंगे, पहली बात, नंबर 1। दूसरा क्या है? पृथक नाम, इनका अपना पृथक नाम है, पहचान है, पहचान या प्रतीक कह सकते हैं। क्या है? प्रतीक है। ठीक है, टोटम होता है। ठीक, तो पृथक नाम है, प्रतीक है, पहचान है, पृथक संस्कृति से जाने जाते हैं। यह समाज वन आधारित गतिविधियों से अपनी आजीविका पूरा करता है। ठीक है,
परंतु बदलते परिवेश में, परंतु बदलते परिवेश में, बदलते परिवेश में, परिवेश में यह समाज, यह समाज, बदलते परिवेश में यह समाज अब नवीन गतिविधियों में, नवीन आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो गया है, संलग्न हो चुका है। तो शासन प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी आ रही है, शासन प्रशासन हो गया, आर्थिक क्षेत्र में आ रहा है, शिक्षा में आ रहा है, तो अब डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस समाज को हम क्या कहते हैं? इस समाज को आदिवासी समाज भी कहते हैं, आदिवासी समाज भी कहते हैं। वनवासी समुदाय के नाम से भी वनवासी समुदाय या समाज, वनवासी समाज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर आते हैं यहाँ पर कृषक समाज क्या है। तो एक ऐसा समाज एक ऐसा समाज जो अपनी आजीविका लाइवलीहुड, आजीविका कृषि एवं संबद्ध, ठीक है, संबद्ध गतिविधियों से पूरा करता है। कृषि एवं संबद्ध या उस एलाइड सेक्टर कह सकते हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से, कृषि एवं उससे जुड़े हुए गतिविधियों से, उससे जुड़े एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि एवं उससे जुड़े हुए गतिविधियों से पूरा करता है, प्राप्त करता है, से पूरा करता है या प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कृषक समाज उसे कहा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का 54% जो आबादी है भारत का, वो कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। तो ये आपको यहाँ बताना यहाँ पर पड़ेगा। फिर आते हैं औद्योगिक समाज क्या है। तो एक ऐसा समाज जहाँ पर लोग आवश्यकताओं को, ठीक है, उद्योग से निर्मित, ऐसा समाज जहाँ पर लोग आवश्यकताओं को, ऐसा समाज जहाँ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योग आधारित या उद्योगों से निर्मित उद्योग आधारित वस्तुओं के माध्यम से पूरी की जाती है या होती है, तो उसे औद्योगिक समाज कहते हैं। औद्योगिक समाज कहते हैं। और ध्यान रखना आपको जो है, इस संबंध में उदाहरण आपको लिखना है। तो 1760 में क्या हुआ? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति होता है। क्या होता है? औद्योगिक क्रांति यहाँ पे होता है। पहली बार जो औद्योगिक क्रांति है ये कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है। 1760 के दशक में यहाँ पर होता है। और इसके बाद इस टाइम पे जो समाज उभरता है उसी को औद्योगिक समाज हम यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है? तो 3 तरह के हमने समाज की यहाँ बातें यहाँ पर किए। एक सवाल आता है, उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? यहाँ पर हमको लिखना चाहिए क्या? उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? मैं यहाँ पे जगह चल लिख देता हूँ, उत्तर औद्योगिक समाज क्या है, ध्यान रखेंगे। तो जो 1760 के बाद जो समाज विकसित होता है उसे उत्तर औद्योगिक समाज कहते हैं। और इस समाज में, ठीक है, लोगों की आवश्यकता, ध्यान रखना, अपने आवश्यकताओं को पूरा करना ही मुख्य प्रायोरिटी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर विकास तो होता है लेकिन सामाजिक जो संबंध है वो कमजोर होता है, उस समाज को बोलते हैं उत्तर औद्योगिक समाज यहाँ पर कहा जाता है। ऐसा समाज जहाँ पर लोग अपनी आवश्यकताओं को, अपने स्वार्थों को पूरा करना ही मुख्य प्राथमिकता रखते हैं। अब उपभोग करना है, वस्तु उत्पादन करना, ये मुख्य प्राथमिकता होती है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं क्या होती है, कमजोर होती हैं, उन्हें उत्तर औद्योगिक समाज यहाँ पर कहते हैं। तो इन समाज के 4 रूपों को भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए जो है। क्लियर है? तो पूछ सकता है, 2 नंबर पूरे लिए सवाल आ सकता है, दोनों अंतर आ सकता है। तो जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज है और उत्तर औद्योगिक समाज, इनको आपको लिखना होगा। 2 नंबर 4 में पूछा यहाँ पर जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमने पहला टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा यहाँ पर किए जो है। ठीक, तो आप क्लास से जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लास से जुड़ चुके हैं या मुझे देख रहे हैं आप जो है, तो नियमित रूप से क्लास का जो लेक्चर क्रम होगा उसके हिसाब से देखिएगा ताकि आपको समझ में यहाँ पर आ पाए।